कई लोग ये मूवी ये सोच के गए थे कि ये लॉर्ड ऑफ द रिंग्स जैसी एक फैंटेसी है। कुछ लोग इसे स्पेस का गेम ऑफ थ्रोन्स कह रहे थे। यही सोच के जो लोग ड्यून को देखने गए होंगे उन्हें ये बोरिंग ही लगी होगी, स्पेशली अगर आपने इसे घर पे देखा हो। पर जिन्होंने इसे थिएटर में देखा है ज्यादातर लोग यही बोलेंगे, इट इज अ सिनेमैटिक मास्टरपीस। ड्यून की कहानी देखो सबके लिए नहीं है, थोड़ी स्लो और लेयर्ड है। पर अभी इसका पार्ट 2 आएगा जो एक्शन से भरपूर है, इसलिए बहुत से लोग उसे देखना चाहेंगे और जानना भी चाहेंगे कि क्या है ये ड्यून। इसकी स्टोरी, इसके कैरेक्टर सब जानते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। 1965 में ड्यून की पहली बुक आई थी जो आते ही एक पॉपुलर साईफाई नॉवल बन गई। इसमें कैसे पॉलिटिक्स को नेचर, फिलॉसफी और रिलीजन के साथ जोड़ा गया, ये इसे बाकी साइंस फिक्शन से अलग बना गया। बाद में इसके 5 और पार्ट्स आए, लेकिन हमारा फोकस यहाँ पे पहली बुक पे ही है क्योंकि तिमोथी शैलेमे और ज़ेंडेया की ये ड्यून फिल्म्स इसी बुक 1 पे बनी है। हालांकि सुनने में आ रहा है कि ये एक ट्रिलॉजी बनेगी, 3rd पार्ट भी आएगा जो बेस्ड होगा 2nd बुक पे ड्यून मसाया, और वो जब आएगा तब उसे भी डिस्कस कर लेंगे। और हाँ, बुक की स्टोरी काफ़ी डिटेल्ड है तो मैं सब कुछ तो यहाँ नहीं बता सकता, थोड़ा वीडियो को यहाँ पे शॉर्ट और स्वीट भी तो बनाना है। ड्यून की कहानी शुरू होती है साल 10,901 में। यहाँ इस दुनिया में हमारी दुनिया से एक अलग चीज हुई थी, एक बटलेरियन जिहाद, जहाँ इंसानों ने कंप्यूटर्स को हटा दिया था क्योंकि ये थिंकिंग मशीन्स ने इंसानों पे कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। ये इसलिए किया गया ताकि सोच विचार का काम ना वो इंसानों पे ही रखा जाए, ना कि मशीनों के लिए। तभी आपको इस फ्यूचर की स्टोरी में कोई फैंसी रोबोट्स या एडवांस गैजेट्स नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन ये लोग टेक्नोलॉजी जरूर यूज करते हैं। तो इस दुनिया में इंसान अलग अलग प्लेनेट पे रहना शुरू कर चुके हैं और इनके अलग अलग हाउसेस यानी राजघराने बन गए हैं। जैसे आपने गेम ऑफ थ्रोन्स में देखा होगा, इस पूरे साम्राज्य पे अभी राज करते हैं पादिशाह एम्परर सदाम द 4th। याद रखना कि इनका कोई बेटा नहीं है, सिर्फ बेटियां है, जिसमें मेन इंपॉर्टेंट तो हमारी है प्रिंसेस इरुलान, जो एक तरह से इस पूरी दुनिया में जो हो रहा है उसे डॉक्यूमेंट कर रही है। और हाँ, इनकी ताकत आती है इनकी साडुकार आर्मी से, जिसे कोई दूसरा हाउस नहीं हरा सकता। बाकी इन सब हाउसेस का यहाँ पे एक काउंसिल भी बैठता है, जैसे हमारे यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस है, उसे कहा जाता है लैंडस्टार्ट। यहाँ पे ये अच्छे से मिलके बातचीत तो करते हैं, लेकिन इन सब में एक कंपटीशन भी चल रहा है। इन सब को चाहिए एक स्पाइस, एक ऐसा कीमती रिसोर्स, जैसे हमारी दुनिया में तेल है ना, वैसे यहाँ पे स्पाइस है जिसे ये लोग मिलांज कहते हैं। ये स्पाइस की ट्रेडिंग होती है एक चोआम नाम की कंपनी में। अभी बस इतना याद रखो कि ऐसी एक कंपनी है, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब इन हाउसेस के बारे में जानने से पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि ये स्पाइस इतना ज़रूरी क्यों है। ये स्पाइस काम करता है इंसानों की फिजिकल और मेंटल शक्ति को बढ़ाने का, उन्हें कुछ स्पेशल पावर्स भी ये दे सकता है और उन्हें और इंटेलिजेंट बनाता है। यहाँ जैसे इस यूनिवर्स में एक स्पेसिंग गिल्ड काम करता है, जिसके लोग इसी स्पाइस को खाकर इतने समझदार हो गए हैं कि वो स्पेस ट्रेवल का काम करवाते हैं। हालांकि ये गिल्ड के लोग इतना स्पाइस को खा चुके हैं कि ये अब इंसानों के जैसे नहीं दिखते, जो ये भी बताता है कि ये स्पाइस आपकी सेहत के लिए इतना अच्छा भी नहीं होता, लेकिन अगर आपने इसे एक बार खा लिया तो इसका नशा भी हो सकता है। ओवरऑल जिसके पास स्पाइस है उसके पास है पूरी ताकत। लेकिन ये स्पाइस मिलता है सिर्फ एक ही प्लेनेट पे, अराकिस, जो पूरा का पूरा रेगिस्तान है, इसलिए इसे कहा जाता है ड्यून। अब रेगिस्तान की गर्मी में वैसे ही स्पाइस की खुदाई करना मुश्किल तो होता ही, पर ऊपर से यहाँ पे बड़े बड़े क्रिएचर्स यानी सैंड वॉर्म्स भी घूम रहे हैं, जो एक ही झटके में इंसानों की टोली हो या मशीनें सबको निगल सकते हैं। इन्हें वहाँ के लोग बुलाया करते हैं शाय हुलूद। तो ड्यून की कहानी की शुरुआत होती है जहां हाउस एट्रीडीज को काम दिया जाता है कि वो अराकिस पे जाके स्पाइस की खुदाई करे। इस हाउस के राजा है अभी ड्यूक लेटो एट्रीडीज, जो बड़े अच्छे और नेक दिल है। इनकी शादी नहीं हुई है, बट इनकी एक कॉन्क्यूबाइन है लेडी जेसिका, जिनका एक बेटा हुआ है पॉल एट्रीडीज, हमारी कहानी का हीरो। हर हाउस की तरह ही यहाँ पे भी एक मेंटेंट है, खुफीर हवात। मेंटेंट को आप सिंपल भाषा में ह्यूमन सुपर कंप्यूटर भी कह सकते हैं। फिर है गनी हेलेक और डंकन इदाहो जैसे सच्चे सिपाही, और डॉक्टर यूए, कहा जाता है कि वो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये सब कैरेक्टर आगे जाके इंपॉर्टेंट साइड कैरेक्टर बनते हैं, तो थोड़ा मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। पर यहाँ एक अलग बात है, एक ऐसी चीज हुई है यहाँ पे जो नहीं होनी चाहिए थी। दरअसल लेडी जेसिका, हमारे हीरो की माँ, एक बेने जेजरेट है। बेने जेजरेट एक सुपर इंटेलिजेंट फीमेल्स का ग्रुप है। ये इतनी पावरफुल है कि कहा जाता है कि अपनी बॉडी के एक एक सेल पे कंट्रोल है इनका। ये वॉइस की पावर से यानी आवाज का यूज करके किसी से भी कुछ भी करा सकती है,
कहती तो है कि ये बाकी हाउसेस की सेवा करने का काम करती है, बट इनडायरेक्टली उन्हें कंट्रोल भी करती है। इनका मकसद है कि इन राजा रानियों की पीढ़ियों को ऐसे आगे ले जाया जाए कि आगे जाके एक मसीहा पैदा हो, जिसे कहा जाएगा क्विजैक हैडवैक। इसी प्लान के चलते उन्होंने जेसिका को भेजा था लेटो के पास और कहा था कि उनकी सिर्फ बेटियां ही होनी चाहिए। पर प्यार के चलते यहाँ पे जेसिका ने एक बेटे को जन्म दे दिया, क्योंकि ड्यूक चाहता था कि उनका एक बेटा हो। और अब इस बेटे का टेस्ट लेने आती है यहाँ पे इन्हीं बेने जेसरेट के एक सीनियर मेंबर, जिन्हें ये लोग कहते हैं रेवरेंड मदर। और इस टेस्ट में पॉल को एक बॉक्स में हाथ डालना होगा जहां उसे बहुत ज्यादा दर्द होगा, लेकिन अगर इस टेस्ट में पॉल हिल गया तो उसके साइड में है एक जहरीली सुई गॉम जबार, वो उसे वहीं पे मार देगी। लेकिन पॉल यहाँ पे पास हो जाता है। पॉल उन्हें ये भी बताता है कि उसे एक लड़की के सपने आते हैं रेगिस्तान में, और उसके सपनों में एक होली वॉर भी आती है। फिर भी यही सवाल बना हुआ है कि क्या पॉल ही वो मसीहा है। एटडी इससे पहले ड्यून पे स्पाइस निकालने का काम करता था हाउस हार्कोनन। इसके लीडर है यहाँ पे बैरन व्लादिमीर हार्कोनेन, एक दयाहीन बेरहम बंदा जो पावर के लिए कुछ भी कर सकता है। ये जिस प्लेनेट पे रहता भी है गिडी प्राइम, उसको इसके लालच ने एक फैक्ट्री जैसा बना दिया है। वहाँ पे अंधेरा है, काला धुआं, गुलामों से भरा हुआ। तो ऐसे राजा ने कैसे अराकिस पे इतना प्रॉफिटेबल स्पाइस निकालने का काम छोड़ क्यों दिया। दरअसल ये उसका सीक्रेट प्लान था हाउस एटडीज को अराकिस पे लाके उन्हें वहीं पे खत्म करने का। और इस प्लान में उसके साथ यहाँ पे एम्परर भी थे। तो यहाँ पे एम्परर को थोड़ा ये लगना शुरू हो गया था कि ड्यूक लेटो बहुत ही पॉपुलर हो रहा है बाकी हाउसेस में, और उसकी आर्मी भी बड़ी स्ट्रांग बन रही है जो एक दिन उसके खिलाफ खड़ी हो सके। तो दोनों मिलकर यहाँ पे हाउस एटडीज को जड़ से नष्ट करना चाहते हैं। बैरन चाहता है कि आगे जाके फिर ये काम उसके भतीजे रबान को दे दिया जाए, और उसके भी आगे जाके दूसरे भतीजे फेट राथा को। और इनका भी वैसे एक मेंटेंट है पाइटर जो इनकी हेल्प करता है। अराकिस पे पहुंचते ही लेटो को पता चल जाता है कि हार्कोनन उनके लिए खराब मशीनें छोड़ के गए हैं जिसका वो कोई भी यूज नहीं कर सकते, और उसे उस चीज का पहले से ही शक था कि उसके खिलाफ साजिश हो रही है। उसका भी ये प्लान था कि वो अराकिस के जो देसी लोग हैं फ्रेमन, वो उन्हें अपने साथ ले आए, क्योंकि ये सुनने में आता है कि ये लोग इस प्लेनेट को सबसे अच्छे से जानते हैं और माना जाता है कि ये एम्परर के सोल्जर्स को भी मात दे सकते हैं। हालांकि ये सब कुछ इतना आसान भी नहीं होता। आते ही पॉल पे एक सीक्रेट अटैक भी हो जाता है और उनके बीच ये भ्रम भी फैला दिया जाता है कि कोई गद्दार उनके बीच में है। कुफिर को लगता है कि वो लेडी जेसिका हो सकती है, पर लेटो अपने प्यार पे शक तो नहीं कर सकता। वहीं पे वहां पे जब पॉल की एंट्री होती है तो वहां के लोग उसे लिजान अल गैब कह के पुकारते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन लोगों के बीच में एक अंधविश्वास फैलाया गया था कि एक दिन एक बेने जेसरेट और उसका बेटा आएगा मसीहा बन के और वो उन्हें वहां से आजाद करवा देगा। हालांकि ये कोई भ्रम ऐसा नहीं था कि हेवन से आया था, इसे बेने जेसरेट की जो फीमेल्स थी ना उन्होंने ही फैलवाया था यहाँ पे। लेकिन फिर भी इन सब के बीच ये याद रखो कि पॉल को उसकी माँ जो एक बेने जेसरेट है उसने भी ट्रेनिंग दी है। गर्नी हालक ने उसे फिजिकल फाइट्स के लिए भी अच्छा ट्रेन किया है, और खुफीर ने भी उसे पॉलिटिक्स और मिलिट्री के सारे खेल सिखाए हैं। कहे तो कुछ तो खास बात है हमारे पॉल में। इसी बीच लेटो जाता है अपना स्पाइस की खुदाई का काम देखने के लिए, जहां उसके साथ होती है डॉक्टर काइंस। उस दौरान वहां पे वो देखते हैं कि एक सैंडवर्म आ जाता है, और क्योंकि उनकी एक मशीन खराब हो चुकी है तो लेटो को वहां पे अपने बंदों को जैसे तैसे बचाना पड़ता है। ये इवेंट कहीं ना कहीं दिखाता है कि सब कुछ ठीक तो नहीं है और ये प्लेनेट अनहोनियों से भरा हुआ है। उसी रात लेटो सोचता है कि उसे जेसिका से शादी कर लेनी चाहिए थी, पर तभी उस पे हो जाता है एक सीक्रेट अटैक। और वो कौन करता है? डॉक्टर यूए। उसने गद्दारी इसलिए की थी क्योंकि उसे हार्कोनन्स ने कहा था कि उसकी पत्नी अभी भी जिंदा है और उनके पास है, अगर उससे मिलना है तो उसे यहाँ पे ड्यूक लेटो को मारना पड़ेगा। हालांकि डॉक्टर को यकीन नहीं था कि बैरन जैसे बेरहम ने उसकी पत्नी को जिंदा भी छोड़ा होगा, पर प्यार तो प्यार है। हालांकि फिर भी वो लेटो को ये कहता है कि बैरन तुम्हें मारने से पहले तुम्हें देखने जरूर आएगा और तब तुम उसे मार सकते हो। वो वहाँ पे लेटो के दांत को चेंज करके वहाँ पे एक पॉइजन कैप्सूल को डाल देता है ताकि उसके जरिए अल्टीमेटली वो बैरन हार्कोनन को मार सके। तो बैरन का ये प्लान यहाँ पे सक्सेसफुल होना शुरू हो जाता है, लेकिन उसे ये भी आदेश मिलता है कि वो पॉल और उसकी माँ को सीधा नहीं मारा सकता,
तो बैरन कहता है कि वो उन्हें रेगिस्तान में छोड़ देगा, पर वो वहाँ पे बच जाते हैं और डॉक्टर वहाँ पे उनकी शिप में एक फ्रीमैन किट भी छोड़ देता है जिसमें उनके स्टिल सूट होते हैं, जिसके जरिए वो वहाँ पे कुछ दिनों तक जिंदा रह सकते हैं। लेकिन इस दौरान एक अजीब चीज होती है। पॉल फाइनली एक रेगिस्तान में खुले में था और ये रेगिस्तान में मिलता है स्पाइस, और जैसा मैंने कहा स्पाइस आपको स्पेशल पावर देता है। तो यहाँ पे उसकी वजह से पॉल की कुछ पावर्स एक्टिवेट होना शुरू हो जाती है। वो सबसे पहले तो यहाँ पे अपनी माँ पे गुस्सा होना शुरू हो जाता है कि ये कोई उनकी सीक्रेट प्लानिंग का नतीजा है। उन्हें ये भी बताता है कि उनके पेट में एक बेटी जन्म ले रही है, और फिर वो ये भी समझ जाता है कि जेसिका बैरन हार्कोनन की बेटी है। और जेसिका ने शायद ऐसा इसलिए किया क्योंकि जेसिका को ये लगता है कि जो उसका बेटा होगा वही वो मसीहा होगा जिसे बेने जेसरेट ढूंढ रही है। ये लोग फिर आगे जाके डंकन और डॉक्टर काइन से भी मिलते हैं और थोड़ा वहां से बचने की कोशिश करते हैं, पर इन्हें बचाने के चक्कर में उन दोनों को जान से हाथ गंवाना पड़ता है। इसी टाइम राजमहल में बेहोश लेटो को देखने आता है बैरन, और जैसे ही वो उसके मुंह के सामने आता है लेटो अपनी पॉइजन कैप्सूल को यूज करता है, जिसकी वजह से वो तो मर जाता है। वहां पे और भी कई सारे लोग मर जाते हैं, पर अफसोस बैरन जैसे तैसे बच जाता है। बैरन अब अपने अराकिस का काम दे देता है भतीजे रबान को, और उसे कहता है कि वो लोगों पे बेरहमी से राज करे। इसमें वैसे उसका भी एक सीक्रेट प्लान होता है। वो चाहता था कि रबान से लोग इतने परेशान हो जाए कि वो आगे जाके अपने दूसरे भतीजे फेड राठा को वहां पे भेजे, और इस तरीके से फेड उन लोगों का मसीहा बन जाएगा, वहां का नया राजा भी बन जाएगा और लोग उसे काफी पसंद भी करेंगे। कुछ टाइम बाद पॉल और जेसिका मिलते हैं अराकिस के लोगों से, जिन्हें कहा जाता है फ्रेमेन। ये लोगों के पास रेगिस्तान में रहने के लिए सारी सुविधा है। इन्होंने स्टिल सूट्स भी बनाए हैं। ये वैसे सूट है कि अगर आप इन्हें पहन के रेगिस्तान में निकले तो उसकी गर्मी से बच भी जाएंगे और आपके बॉडी की एक एक मॉइस्चर की बूंद रिसाइकल भी हो जाएगी। और क्योंकि ये लोग इसी ड्यून में रहते हैं जहाँ पे स्पाइस मिलता है, तो उनकी आंखें भी वैसे नीली हो चुकी है। हालांकि ये अभी तक पूरी तरह से आजादी से वहां नहीं रह सकते क्योंकि वो बाकी हाउसेज यहाँ पे कब्जा करने और स्पाइस निकालने आ जाते हैं। लेकिन इस हाउस के साथ बात अलग थी, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एट्रीडीज का प्लान था पहले से फ्रीमैन को अपना दोस्त बनाने का, और लेटो ने यहाँ पे अपने सिपाही डंकनिदाहो को पहले ही भेज दिया था ताकि वो फ्रीमैन लोगों से दोस्ती कर सके। तो मतलब इन फ्रीमैन लोगों को पता होता है कि ये पॉल और जेसिका कौन है, लेकिन इन लोगों की शुरुआती मीटिंग इतनी शांतिपूर्वक को नहीं जाती। यहाँ पे सबसे पहले वो चाहते थे कि जेसिका को वो अपने साथ ना रखे, पर जेसिका जैसे जैसे यहाँ पे फ्रीमैन के लीडर स्टिल्गा को चकमा दे देती है और वो फिर राजी हो जाता है कि वो जेसिका को भी अपने साथ रख लेगा। हालांकि उनका एक मेंबर जेमिस इससे खुश नहीं था, वो नहीं चाहता था कि जेसिका वहाँ पे आए, तो वो वहाँ पे उसे चैलेंज करता है वही गेम ऑफ थ्रोन्स के स्टाइल में, जिसमें फाइनली पॉल पहली बार किसी इंसान को मार देता है। वैसे बुक्स में जेमिस की एक विधवा पत्नी भी होती है हेरा। वहीं पर अब इससे पहले आप दो फीमेल लोगों से मिल चुके थे। वो जो डॉक्टर काइंस थी वो भी यहाँ पे फीमेल के साथ मिलकर काम कर रही थी। उसका दरअसल प्लान कुछ ऐसा था कि वो इस जगह को हरा भरा बना दे। वहीं भी जिन लोगों ने मूवी देखी है उन्होंने शेड आउट मेव्स नाम की एक नौकरानी भी देखी होगी जो जेसिका के वहां काम कर रही थी। इन्हीं फ्रेमेन लोगों के बीच में पॉल की मुलाकात हो जाती है चानी से, वही लड़की जो उसके सपनों में आती है, और उसे यहाँ पे रहने का एक और मकसद मिल जाता है। वो ये चाहता है कि वो इन लोगों के तरीके सीखे और ये भी चाहता है कि अपने तरीके भी इन्हें सिखाए। उसे वहाँ पे एक नया नाम भी मिल जाता है, पॉल मुआदीब। जेसिका को भी एक मकसद मिल गया था क्योंकि फ्रेमेन की जो एक रेवरेंड मदर थी वो मरने वाली होती है, तो वो अपनी नॉलेज को ट्रांसफर कर देती है जेसिका को वाटर ऑफ लाइफ के एक रिचुअल के जरिए, और अब जेसिका इन फ्रेमेन लोगों की रेवरेंड मदर बन जाती है। हालांकि इसी टाइम जेसिका के पेट में एक बेटी भी होती है जो भी उस रिचुअल के होने की वजह से चेंज हो गई। कहानी में आ जाता है टाइम जंप, जहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले फेड राठा को। वो हमें देखने को मिलता है एक ग्लैडिएटर फाइट में, जहाँ पे वो वेट कर रहा है कि कब वो अराकिस का नया मालिक बनेगा। उसकी लड़ाई देखने यहाँ पे एम्परर के कुछ वफादार दोस्त भी आते हैं जिनका नाम होता है काउंट फेंड्रिंग और उसकी पत्नी मार्गो फेंड्रिंग। बुक्स में कोई इनका बड़ा रोल नहीं है, बट मे बी मूवीज में हो सकता है। वहीं अगर हम पॉल की साइड पे आए तो वो जो बेटी है वो बड़ी हो चुकी है थोड़ी सी ही, उसका नाम रखा गया है आलिया, और भले ही वो छोटी है साइज में, लेकिन उसके ख्याल और उसके विचार काफी बड़े हैं। वहीं पे पॉल इन लोगों से पूरा घुल मिल गया है और चानी के साथ उसका एक बेटा भी हो गया है। फिर भी यहाँ पे एक चीज बाकी है, पॉल को अगर फीमेल का मेंबर बनना है तो उसे एक सैंड वॉर्म को कंट्रोल करना होगा, उसकी सवारी करनी होगी। वो शुरू में थोड़ा डरा हुआ होता है लेकिन फिर भी इस मिशन को पूरा कर लेता है और सब लोग वहां पे मानने लग जाते हैं कि ये सच में उनका मसीहा है।
उसी दिन पॉल के टीम का सामना कुछ स्मगलर्स से भी होता है, जहां उसे पता चलता है कि उसका जो पुराना टीचर था गर्नी हेलेक वो अभी भी जिंदा है। इस सब के बाद भी पॉल को लगता है कि उसकी जिंदगी में कुछ अधूरा था, तो वो अपनी सारी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए वो वाटर ऑफ लाइफ वाला रिचुअल करता है। ये रिचुअल हमने पहले देखा था, जिसको जेसिका करने में कामयाब हो जाती है, पर जेसिका उसे कर सकती थी, वो एक बेने जेसरेट है, वो एक फीमेल है। लेकिन ड्यून की स्टोरी में ये अभी तक कोई भी मेल ये वाला रिचुअल सही से नहीं कर पाया था, कोई भी मेल इससे जिंदा लौटा नहीं था। पर पॉल 3 हफ्ते कोमा में रहने के बाद भी जिंदा हो जाता है और फाइनली वो रियलाइज करता है कि उसको वो अल्टीमेट पावर मिल चुकी है। इस पावर को किसी तरह से हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते, लेकिन आप ये समझ सकते हो कि पॉल को इससे पहले जितनी पावर्स मिली थी वो चीजें अब और ज्यादा एनहेंस हो गई है। और फाइनली इस सब के बाद पॉल के लिए यही बचा था कि वो हार्कोनेंस को खत्म कर दे। वो और फ्रीमैन मिलकर यहाँ पे हार्कोनेंस से लड़ना शुरू करते हैं और उन्हें पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। इस सब के चलते यहाँ पे एम्परर को भी आना पड़ता है और वो लेके आता है अपने साथ अपनी साडुकार आर्मी को। ये आर्मी फ्रीमैन के एक बेस पे जाके अटैक भी करती है, बट वहां से बच के निकल नहीं पाती। हालांकि इस अटैक में पॉल का बेटा मारा जाता है और उसकी बहन आलिया को पकड़ लिया गया। आलिया के जरिए यहाँ पे एम्परर को पता चल जाता है कि पॉल ही इन फ्रीमैन्स का मसीहा है, और जब उसे लगता है कि वो वहां से बच के निकल नहीं पाएगा तो वो जैसे जैसे भागने की कोशिश करता है। इसी सब केओस में आलिया वहां पे साइड में खड़े बैरन हार्कोनन को मार देती है। लेकिन अब हम आ जाते हैं अपनी फाइनल फ्रेम में। पॉल खड़ा है यहाँ पे एम्परर के सामने। वो उससे डिमांड करता है कि स्पेस में जो दूसरे हाउसेस की आर्मी खड़ी हुई है वो वहां से उन्हें भगा दे, वो उनके बंदों पे बिल्कुल अटैक ना करे, क्योंकि अगर उसने अटैक कर दिया तो वो रेगिस्तान में जितना भी स्पाइस है उसे नष्ट कर देगा। और स्पाइस इतनी कीमती चीज है कि एम्परर को यहाँ पे ये चीज माननी पड़ती है। लेकिन फिर वहां पे फेड राठा देखता है और वो कहता है कि वो पॉल को चैलेंज करना चाहता है उसी नाइफ फाइट में। जो जिंदा बचेगा वही आगे बढ़ेगा। दोनों की फाइट होती है एंड फाइनली पॉल हमारा विजय हो जाता है। फिर पॉल रखता है अपनी फाइनल डिमांड। वो एम्परर को कहता है कि वो अपनी गद्दी छोड़ दे, वो यहाँ पे प्रिंसेस रुलान से शादी कर लेगा और वो बन जाएगा इस यूनिवर्स का नया सम्राट। वैसे सुनने में आपको लगेगा कि ड्यून की कहानी तो बड़ी सिंपल निकली, पर आगे जाके ये और वियर्ड हो जाती है। तो यहाँ पे मेन बात ये नहीं है कि बहुत सारे कैरेक्टर्स है या कोई मैजिक हो रहा है। यहाँ पे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है कि जिस तरह से इसे लिखा गया है, कैसे यहाँ पे पॉलिटिक्स चलती है, प्लॉट के ऊपर प्लॉट बनते हैं, कैसे लोग मसीहा को ढूंढने की कोशिश करते हैं और क्यों ये सब होता है कुछ रिसोर्सेज के लिए। इसलिए बुक पढ़ने में ज़्यादा अच्छी लगती है, सिनेमा में अडेप्ट करना उतना ही मुश्किल है। लेकिन मेरे हिसाब से जो अभी की ड्यून फिल्म्स आई है वो उसे काफ़ी अच्छी तरीके से दिखाने में कामयाब हो गई। तो होप ये कहानी यहाँ पे ना रुके और आगे की बुक्स भी अडेप्ट हो जाए। तब तक के लिए लेते हैं विदा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप नीचे लाइक का बटन दबा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।